अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। अब कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान की असली ताकत उसकी मुट्ठियों में नहीं बल्कि उस दर्द में छिपी होती है जिसे उसने खामोशी से सहा होता है, और जब वही दर्द आग बन जाए तो पूरी दुनिया को राख बनने में देर नहीं लगती। डॉन जतयानबा अब बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वह डर साफ दिखाई दे रहा था जो सिर्फ मौत को सामने देखकर पैदा होता है। कुछ ही मिनट पहले तक वह खुद को इस अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह समझता था, लेकिन अब वह अपने ही साम्राज्य के मलबे पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। मेरे सामने कुछ देर पहले तक 300 हथियारबंद गुंडे खड़े थे। अब वे सिर्फ टूटी हुई हड्डियों, खून और दर्द भरी चीखों का ढेर बन चुके थे। मैंने अपनी उंगलियों पर लगे खून के छोटे से धब्बे को सफेद रूमाल से धीरे धीरे साफ किया। मेरी हर हरकत शांत, नियंत्रित और लगभग शाही अंदाज में थी, मानो यहाँ कोई नरसंहार हुआ ही ना हो। डॉन अपनी कुर्सी से लुढ़कता हुआ सीधे मेरे पैरों में आ गिरा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। महंगे कालीन पर गिरती उसकी पीली बूंदें साफ बता रही थीं कि अंडरवर्ल्ड का यह शेर अब एक डरा हुआ चूहा बन चुका था। लिन सर, मुझसे गलती हो गई। उसकी कांपती आवाज मुश्किल से बाहर निकली। मेरे पास 300 मिलियन है, सब आपके। मेरा कैसीनो, मेरे आदमी, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपका। बस मुझे छोड़ दीजिए। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। मेरी बहन के चेहरे पर जो थप्पड़ का निशान है, क्या वह भी तुम्हारी गलती थी? मेरी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। ये सुनते ही उसके चेहरे से बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। नहीं, वह मैंने नहीं किया। मेरे आदमियों ने अपनी मर्जी से किया था। मैं कसम खाता हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम जैसे लोगों की कसम धूल से भी सस्ती होती है। मौत को सामने देखकर उसने अपनी आखिरी चाल चली। तुम मुझे नहीं मार सकते, वह लगभग चीख पड़ा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे क्योटो की टॉप फोर्सेस हैं। पहाड़ी रास्ते वाली सारी कारें उन्हीं की थीं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वे तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही उसका आखिरी दांव था, उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने बेहद शांत स्वर में कहा। अगले ही पल मैंने अपना पैर उठाया और सीधे उसके दाहिने घुटने पर रख दिया। खड़क, हड्डी टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी दर्द भरी चीख ने पूरे बूचड़ खाने को हिला दिया। वह जमीन पर तड़पने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। क्योटो की ताकत, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा। मैं इंतजार करूंगा। खड़क खड़क खड़क, 3 और वार, तेज, सटीक और बिल्कुल निर्दयी। उसके दोनों हाथ, दूसरा घुटना और कंधा भी हमेशा के लिए बेकार हो चुके थे। कुछ ही सेकंड में झाओ तियानबा, जो कभी पूरे शहर का सबसे खौफनाक नाम था, एक ऐसे अपाहिज में बदल चुका था जो अपने दम पर सिर्फ सांस ले सकता था। कभी कभी मौत एक दया होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वह दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। मैंने रूमाल उसके चेहरे पर फेंका और पास पड़े एक गुंडे की जेब से फोन निकाल लिया। अगले ही पल मेरी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, शांत, सभ्य और बिल्कुल मासूम। हेलो, क्या ये एंटी गैंग क्राइम हेल्पलाइन है? मैं एक गुमनाम नागरिक बोल रहा हूँ। शहर के दक्षिणी इलाके के पुराने बूचड़खाने में एक बड़ा अवैध कैसीनो और खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ अभी भारी हिंसा हुई है। कृपया तुरंत पुलिस भेजिए। फोन रखते ही मैं पियानो के पीछे गया। मेरी छोटी बहन अब भी आंखें बंद की कांपती हुई बैठी थी। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। म्यूजिक खत्म हो चुका था। अब हम घर चलेंगे। दूर कहीं पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मैं अपनी बहन को सीने से लगाए उस अंधेरी रात में गायब हो चुका था। करीब 15 मिनट बाद 20 बख्तरबंद पुलिस गाड़ियों ने पुराने बूचड़खाने को चारों तरफ से घेर लिया। स्पेशल टास्क फोर्स के कप्तान लीहू अपनी टीम के साथ अंदर घुसे। सब लोग हथियार डाल दो, पुलिस। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। उनके सामने का दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 300 से ज्यादा हथियारबंद गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कोई भी उठने की हालत में नहीं था। चारों तरफ टूटे हुए हथियार, खून और दहशत का माहौल था। बीचों बीच उस भव्य काले पियानो के पास झाओ तियानबा एक टूटी हुई कठपुतली की तरह पड़ा था। लीहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साफ अविश्वास था। ये गैंगवार नहीं हो सकती, उसने धीमी आवाज में कहा। एक अनुभवी अधिकारी कांपती आवाज में बोला, सर, यहाँ एक भी गोली नहीं चली, कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। इन सभी लोगों को सिर्फ शारीरिक ताकत से हराया गया है और बाहर लगा 4 टन का स्टील का दरवाजा सिर्फ एक ही वार में तोड़ा गया है। लीहू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अचानक पिछली रात का मिशेलिन रेस्टोरेंट याद आ गया। वही रहस्यमय आदमी जिसने निहत्थे होकर आतंकवादियों को हराया था, जिसने अपनी पीठ पर गोली तक रोक ली थी। क्या यह वही इंसान था? उधर जियांगचिंग के सबसे आलीशान पहाड़ी विला इलाके में सुपरिवार का भव्य एस्टेट चांदनी में चमक रहा था। विशाल फ्रेंच विंडो के सामने रेशमी नाइट गाउन पहने सुमो शुए खड़ी थी। चांदनी उसकी खूबसूरती पर बिखर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सिर्फ आकर्षण नहीं थी, वह एक जुनून था। बड़ी मालकिन, पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से खबर आई है। खूबो तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और हल्की सी दहशत भी। झाओ तियानबा और उसके 300 चुने हुए लोग खत्म हो चुके हैं। घटना स्थल पर सिर्फ एक व्यक्ति के हमला करने के निशान मिले हैं और वहां पियानो बजाए जाने के भी सबूत मिले हैं। सुमो शुए हल्का सा मुस्कुराई। उस जैसे लोग जो बादलों से भी ऊपर खड़े होते हैं, वे झाओ तियानबा जैसे कीड़ों को अपने आसपास भटकने नहीं देते। बड़ी मालकिन,
एक और बात, फूबो ने एक एनक्रिप्टेड टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। आपके आदेश पर हमने सू ग्रुप की सबसे बेहतरीन हैकर टीम को लगाया था। हमने सिविल रजिस्ट्रेशन और टैलेंट डेटाबेस तक पहुंच हासिल कर ली है और आखिरकार उस व्यक्ति की पहचान मिल गई। सुमो शुए ने तुरंत टैबलेट अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, वह एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। नाम लिन चेन, पेशा फूड डिलीवरी राइडर, समय गोद ली हुई छोटी बहन, गंभीर ल्यूकेमिया से पीड़ित, आर्थिक स्थिति कर्ज में डूबा हुआ, बेहद गरीब, पता एक छोटा सा किराए का कमरा। यह प्रोफाइल इतनी साधारण थी कि खुद ही असाधारण लग रही थी। नहीं, यह साधारण नहीं थी, यह संघर्ष की कहानी थी। फूबो ने गहरी सांस ली। लगता है हम गलत थे। वह भले ही एक असाधारण योद्धा हो, लेकिन उसकी किस्मत बेहद दुखद रही है। शायद वह किसी प्राचीन मार्शल आर्ट विरासत का भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, लेकिन आप अरबों की संपत्ति की उत्तराधिकारी हैं। उसके बहुत करीब जाना परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। और वह 120 मिलियन की कोएनिग्सेक घोस्ट और टॉप सीक्रेट आर्मर्ड एस्टन मार्टिन। क्या ये सब किसी गरीब लड़के के खिलौने हो सकते हैं? सुमो शुए ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये फाइल बहुत परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। और जो चीज जरूरत से ज्यादा परफेक्ट हो, वह अक्सर सबसे बड़ा झूठ होती है। फूबो स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आपका मतलब? सुमो शुए ने अपने लाल होंठों पर हल्की मुस्कान बिखेरी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन विश्वास अटूट था। लिन साहब की असली पहचान हमारी कल्पना से भी कहीं आगे है। वह किसी साधारण अमीर परिवार के बेटे नहीं है। किसी इंसान का अतीत इतनी सफाई से सिर्फ देश की सबसे गुप्त एजेंसियां या सदियों पुराने संरक्षक वंश ही छिपा सकते हैं। वह इस साधारण दुनिया में एक गरीब इंसान बनकर जी रहे हैं, क्योंकि यह उनका परीक्षण है। तुरंत सुपरिवार के सभी मीडिया और पीआर नेटवर्क को सक्रिय करो। आज रात लिन साहब की मौजूदगी से जुड़ा हर सीसीटीवी फुटेज और हर डिजिटल निशान मिटा दिया जाए। अगर वह गुमनाम रहना चाहते हैं तो मैं उनके इस खेल में उनकी सबसे मजबूत सहयोगी बनूंगी। उसी समय जियांगचिंग से हजारों किलोमीटर दूर चीन की सत्ता के केंद्र क्योटो में ड्रैगन परिवार का भव्य निवास, एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य भी सिर झुका देते थे। महंगे पर्पल सैंडलवुड से बने स्टडी रूम में हाथ से कढ़ाई किए गए शानदार चोगे में एक युवा बैठा था। वह था लोंगाओ, राजधानी की युवा पीढ़ी का निर्विवाद नंबर 1। उसके हाथ में जियांगचिंग से आई ताजा रिपोर्ट थी। पहला पन्ना, सुमो शुए की वायरल पोस्ट। एक रहस्यमयी कार गॉड के लिए सुपरिवार की आइस क्वीन ने खुद सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी थी। दूसरा पन्ना, मिशेलिन रेस्टोरेंट की तस्वीर। उस तस्वीर में लिन चेन अपनी बाहों में सुमो शुए को सुरक्षित संभाले हुए था। क्रैक, लोंगाओ की उंगलियां कस गईं। उसके हाथ में पकड़ा महंगा फ्रेंच क्रिस्टल वाइन ग्लास पल भर में चकनाचूर हो गया। लाल वाइन और कांच के टुकड़े धीरे धीरे उसके हाथों से टपकते हुए कालीन पर गिरने लगे। उसने सफेद रेशमी रुमाल से अपने हाथ साफ किए। उसकी हर हरकत में नफरत साफ झलक रही थी। उसकी आवाज फुफकारते हुए सांप जैसी ठंडी थी। डार्क वेब को सूचना भेजो, $100 मिलियन। मुझे लिन चेन की जान चाहिए, और अगले महीने सुपरिवार में होने वाली मेरी सगाई पर उसका सिर मेरे लिए तोहफा बनकर पहुंचना चाहिए। उसी क्षण साफ आसमान पर काले बादल छा गए, मानो प्रकृति भी आने वाले तूफान की आहट सुन चुकी हो। अगली सुबह ठीक 9:30 बजे शेयर बाजार खुला। मुख्य ट्रेडर अपनी आंखें फाड़े सामने लगी हरी स्क्रीन को घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ चुका था। उसका चेहरा खून की तरह लाल पड़ चुका था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अचानक उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। पूरा शेयर बाजार लोअर सर्किट में जा चुका था। उसकी आवाज कांप गई। वह लगभग चीख पड़ा। मार्केट खुलने के सिर्फ 3 सेकंड के भीतर सेल ऑर्डर 1000 करोड़ पार कर चुके हैं। हमारी पूरी डिफेंस लाइन कुछ ही पलों में टूट गई। फंड पूल पूरी तरह खाली हो चुका है। सब खत्म हो गया। सुग्रुप खत्म हो चुका है। पूरे ट्रेडिंग हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। हर चेहरा सफेद पड़ चुका था। सिर्फ 3 सेकंड में 300 अरब की मार्केट वैल्यू हवा में गायब हो गई। उधर चेयरमैन के ऑफिस में फोन लगातार बज रहे थे। हर घंटी मानो मौत का संदेश लेकर आ रही थी। मिस सू, बहुत बुरी खबर है। जियांगचिंग के 4 सबसे बड़े बैंकों के चेयरमैन ने एक साथ कॉल किया है। उन्होंने हमारे सभी लोन कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द कर दिए हैं। 2 घंटे के भीतर हमें 150 अरब का ब्रिज लोन चुकाना होगा। प्रेसिडेंट सू, शहर के पश्चिमी इलाके में चल रहा 100 अरब का लैंडमार्क प्रोजेक्ट रुक गया है। 30 निर्माण सामग्री सप्लायरों ने 3 गुना पेनल्टी देने के बावजूद सप्लाई बंद कर दी है। पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ चुका है। सो मैडम, टैक्स, इंडस्ट्री, फायर डिपार्टमेंट समेत 7 सरकारी विभागों की संयुक्त जांच टीम नीचे पहुंच चुकी है। वे हमारे सभी मुख्य अकाउंट सील करना चाहते हैं। एक के बाद एक बुरी खबरें ऐसे गिर रही थीं जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो। वह विशाल कार्यालय जो कभी सुग्रुप की ताकत का प्रतीक था, अब ढहते हुए साम्राज्य की आखिरी दीवार जैसा लग रहा था। और तभी एक नाम पूरे कमरे में गूंज उठा, लोंग परिवार, हुआशिया का असली संरक्षक, वित्त और सत्ता की दुनिया का निर्विवाद सम्राट। अगर सुपरिवार जियांगचिंग का सबसे ताकतवर नाग था, तो लोंग परिवार पूरे हुआशिया पर कुंडली मारकर बैठा हुआ अजगर था। उनका एक फैसला पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था।
रिपोर्ट देने वाले की आवाज डर से कांप रही थी। लॉन्ग परिवार के युवा उत्तराधिकारी लॉन्ग आओ ने साफ कह दिया है, जिस महिला पर उनकी नजर पड़ जाए उस पर किसी और का नाम तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह चाहते हैं कि पूरा सुग्रुप लिन चेन नाम के उस युवक के साथ हमेशा के लिए मिट जाए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमोशुए की उंगलियां इतनी जोर से मुट्ठी में भींच गईं कि नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उन्होंने एक और संदेश भेजा है, अगर आप तुरंत राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से लिन चेन से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा नहीं करती और यह स्वीकार नहीं करती कि आप लॉन्ग आओ की निजी संपत्ति है। वह एक पल रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, और अगर लिन चेन को बांधकर क्योटो नहीं भेजा गया ताकि यंग मास्टर लॉन्ग उसके साथ जो चाहें वह कर सके। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। सपने देखना बंद करो। सुमोशुए अचानक मुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में आग जल उठी। उसने अपना हाथ उठाया। वह किसी ऐसी रानी की तरह दिख रही थी जो युद्ध नहीं बल्कि मौत का स्वागत करने जा रही हो। जाओ, आधे घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी व्यवस्था करो। आधे घंटे बाद सुग्रुप की लॉबी में मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा था। सिर्फ जियांगचिंग ही नहीं बल्कि पूरे देश से सैकड़ों पत्रकार वहां मौजूद थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, मानो गोलियों की बारिश हो रही हो। और सबसे आगे गुलाबी सूट पहने, चेहरे पर बेहुदा घमंड लिए खड़ा था वांग टिंग। सु मैडम, क्या आपने सच में एक डिलीवरी बॉय के लिए लॉन्ग परिवार को नाराज कर दिया है? क्या सुग्रुप दिवालिया होने जा रहा है? क्या आप देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही हैं? हजारों उंगलियां उसकी ओर उठ चुकी थीं, लेकिन सुमोशुए अपनी जगह अडिग खड़ी रही। उसकी रीढ़ तलवार की तरह सीधी थी, चेहरा बर्फ की तरह शांत। उसने माइक्रोफोन उठाया, फिर ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जिसमें न डर था न पछतावा, सिर्फ गर्व था। मैं सुमोशुए आज ये घोषणा करती हूँ, सुग्रुप कभी किसी पूंजीपति ताकत के सामने सिर नहीं झुकाएगा। वह एक पल रुकी, फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई। और जहां तक श्रीलिन का सवाल है, वो इस जीवन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सच्चे दिल से सम्मान और प्रेम करती हूँ। तुम लोग उनकी महानता को समझने के योग्य भी नहीं हो। अगर किसी को युद्ध चाहिए तो सुपरिवार हर कीमत पर उसका सामना करेगा। उसी समय जियांगचिंग के सबसे व्यस्त सीबीडी चौराहे पर लाल बत्ती के सामने एक पुरानी पीली डिलीवरी बाइक शांत खड़ी थी। मैं उस बाइक पर बैठा था, पीली जैकेट पहने, एक पैर जमीन पर टिकाए। पीछे अभी अभी उठाया गया फूड बॉक्स रखा था। मैंने धीरे से सिर उठाया। सामने लगभग 100 मीटर ऊंची विशाल एलईडी स्क्रीन पर सुग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी। स्क्रीन पर सुमोशुए का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह थकी हुई जरूर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की दृढ़ता अब भी वैसी ही थी। फिर उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज उठी। वो इस जीवन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सच्चे दिल से सम्मान और प्रेम करती हूँ। लेकिन उसी पल वांग टिंग की जहरीली हंसी भी सुनाई दी। वह डिलीवरी बॉय तो अब तक किसी नाले में छिपा बैठा होगा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। लग्जरी कारों में बैठे लोग उंगलियां दिखाकर मजाक उड़ाने लगे। देखो, अरबों की मालकिन पागल हो गई है, एक डिलीवरी बॉय के लिए लॉन्ग परिवार से टकरा रही है। और वह लिन चेन निकला पूरा कायर। इतना सब हो गया, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। उनकी गहराई में अब शांत आकाश नहीं था, वहां कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से सोया हुआ था। और जब वह जागेगा तो सबसे पहले कौन कांपेगा? एक पल, बस एक पल के लिए पूरा चौराहा जैसे थम गया। मेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ तूफान अब सांस लेने लगा था। मेरी उंगलियां डिलीवरी बाइक के हैंडल पर और कस गईं। चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में वह ठंडक उतर चुकी थी जो सिर्फ तब पैदा होती है जब किसी इंसान की आखिरी सीमा को छू लिया जाए। उसी क्षण मेरे मन में एक भारी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। डिंग। सर्वोच्च भाग्यवती नारी गंभीर संकट में है। डिंग। होस्ट की गरिमा को खुली चुनौती दी गई है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोला। अब वहां पहले वाला शांत डिलीवरी बॉय नहीं था, वहां सिर्फ एक फैसला था। उधर सुग्रुप के विशाल बोर्ड रूम की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि मानो उसे चाकू से काटा जा सकता हो। 15 मीटर लंबी हुआंग वाली लकड़ी की मेज के चारों ओर सुग्रुप के 12 सबसे प्रभावशाली शेयर होल्डर और वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में न निष्ठा थी न सम्मान, सिर्फ लालच और डर था। सुमोशुए मेज के शीर्ष पर शांत बैठी थी। उसके ठीक सामने बैठा था वह आदमी जिसे इस कमरे में बैठने का कोई अधिकार नहीं था, वांग टिंग। उसके होंठों पर हमेशा की तरह जहरीली मुस्कान थी और उसके पीछे खड़े थे लॉन्ग परिवार के लोग। अगर आप इस सीरीज का अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 लाइक और 10 कमेंट पूरे होते ही अगला पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा।